नमस्कार दोस्तों, रचना मैथ नेट में आप सभी का स्वागत है। आज अपने भूगोल के लेक्चर में बात करने वाले हैं हम उष्मा बजट के बारे में। उष्मा बजट ज्योग्राफी का एक प्लानिटोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे उष्मा बजट के अर्थ के बारे में। उष्मा बजट का संतुलन कैसे होता है, उष्मा का संतुलन पृथ्वी पर, और जो इसके निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी निरंतर सूर्य तप की एक समान मात्रा को पृथ्वी जो सूर्य तप की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करती रहती है, और इसके बाद भी पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। प्राप्त करती रहती है और इसके बाद भी पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। यह तभी संभव हो सकता है कि पृथ्वी जितनी सौर ऊर्जा को प्राप्त करती है, अगर उतनी ही सौर ऊर्जा का पृथ्वी निष्कासन कर दे अपने सतह से, यानी जितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है अगर उतनी सौर ऊर्जा की मात्रा पुनः अंतरिक्ष में पृथ्वी वापस कर दे, तब पृथ्वी का तापमान समान रहेगा उसका। तो कहने का मतलब ये है, आप सबसे बढ़िया इसको अर्थ के बारे में जानिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, ये सूर्य से एनर्जी आ रही है। आप जानते हैं सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है लघु तरंग विकिरण के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। ये जो आ रहा है सूर्य तप की मात्रा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SVR, SWR। क्या इसको बोलेंगे? SWR। SWR का मतलब होता है शॉर्ट, W का मतलब वेव, R का मतलब रेडिएशन। देखिए SVR, तो ये जो जितनी मात्रा आती है पृथ्वी के धरातल पर, जितनी मात्रा आती है तो पृथ्वी की सतह गर्म होती है। फिर जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो पुनः जो है तापमान कम हो जाता है आसपास के वायुमंडल का, जिससे पृथ्वी पुनः ऊर्जा को विकिरित कर देती है। किसके रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। कहने का मतलब जितनी ऊर्जा आई है, यानी सूर्य तप की मात्रा जितनी ऊर्जा पृथ्वी पर आई, किसके रूप में? SWR के रूप में आई है। पृथ्वी उतनी ही मात्रा, इसको बोलेंगे LWR, मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है आपका LWR के रूप में पृथ्वी निष्कासित कर देती है, निष्कासित कर देती है। देखिए, उतनी मात्रा को पृथ्वी अपनी सतह से निष्कासित कर देती है। इसको ही उष्मा बजट कहा जाता है, जिससे पृथ्वी का जो उष्मीय संतुलन होता है, जिससे पृथ्वी के जो सतह का तापमान होता है, जो सामान्य ताप होता है लगभग 17 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। यानी जितनी मात्रा में सूर्य तप से ऊर्जा आई है उतनी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन पृथ्वी कर देती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। इसी को ही कहा जाता है उष्मा बजट। बजट का मतलब आप जानते ही हैं। बजट का मतलब होता है कि कितनी प्राप्ति हुई है, कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च का जो लेखा जोखा होता है, इसी को ही बजट कहा जाता है। इसी को ही बजट कहा जाता है। तो सेम प्रकार से ये है कि जितनी मात्रा में सूर्य से ऊर्जा आती है SVR के रूप में, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, पृथ्वी उतनी ऊर्जा अपने अवशोषित करके उस ऊर्जा के मान को जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, जितनी ऊर्जा आती है उतनी ऊर्जा के मान को पृथ्वी निष्कासित कर देती है। इसे पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान बना रहता है। इसी को उष्मा बजट कहा जाता है। हम जानेंगे उसमें संतुलन होता कैसे आखिरकार है। यह तो आपको पता चल गया होगा। हम जानेंगे उसमें संतुलन या उष्मा का एक जो बंटवारा होता है, कितनी कितनी मात्रा में उष्मा आती है, इसको जानेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर अब उष्मा बजट जो आता है, जो उष्मा का संतुलन होता है या उष्मा का बंटवारा होता है, या फिर कैसे होता है, तो इसमें देखिए, मान लीजिए सूर्य से जब हमको उष्मा प्राप्त हो रहा है, तब जो है 100 यूनिट प्राप्त होता है। 100 यूनिट प्राप्त होता है। जो सूर्य तप आता है पृथ्वी पर 100 यूनिट आता है। अभी 100 यूनिट में से आप देखेंगे, इसमें से 35 यूनिट उष्मा परावर्तन द्वारा उष्मा का परावर्तन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और बचता है 65
65 यूनिट 65 यूनिट उष्मा का अवशोषण हो जाता है। 65 यूनिट उष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 65 यूनिट उष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखिए क्रिया किन के रूपों में संभव होती है, आप इसको देखिए। देखिए जो 35 यूनिट उष्मा परावर्तन होता है, उष्मा का परावर्तन होता है, यह उष्मा पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही जो है बादलों द्वारा टकरा करके, हिमाच्छादित सतहों द्वारा टकरा करके, या वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में जैसे प्रकीर्णन हुआ, विसरण हुआ, इसकी वजह से जो है उष्मा खर्च हो जाती है। तो यार डाटा कितने कितने का होता है, अब देखिए। अब पहली बात तो जब आती है 27 यूनिट जो है बादलों द्वारा, 27 यूनिट बादलों द्वारा, और उसके बाद 2 यूनिट हिमाच्छादित सतहों द्वारा, 2 यूनिट हिमाच्छादित हिम द्वारा। उसके बाद आपका 6 यूनिट जो होता है, 6 यूनिट ऊर्जा का वायुमंडलीय प्रक्रियाओं द्वारा। छह यूनिट उष्मा का वायुमंडलीय प्रक्रियाओं। द्वारा परावर्तन हो जाता है। देखिए 6 यूनिट उष्मा वायुमंडलीय प्रक्रिया होता रहा। द्वारा अवशोषित हो जाती है। अब देखिए इसको आप इसकी गणना आप करिए। इस 35 यूनिट ऊष्मा में से जो आती है, इसमें से पहली बात तो 27% बादल द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 2% जो ऊष्मा आती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिम होता है, बर्फ होता है, इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। तो जब बर्फ की सतह पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य तब पड़ता है, या जितनी मात्रा में पड़ता है उतनी मात्रा में वापस लौट जाता है, इसका परावर्तन ज्यादा होता है। क्योंकि आप जानते हैं बर्फ की सतह बहुत चिकनी होती है, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है। तो बर्फ की सतह, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्बिडो चिकनी सतहों पर ज्यादा होता है, तो बर्फ की सतह बहुत चिकनी होती है, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो 2 यूनिट जो है हिम द्वारा जब पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश वह परावर्तित हो जाता है। और 27 यूनिट जो है पृथ्वी से आने से पहले जो आकाश में बादल होते हैं, बादलों से टकराकर 27 यूनिट ऊर्जा की वापसी हो जाती है, परावर्तन हो जाता है। तो 6 यूनिट उष्मा जो है वायुमंडलीय प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में परावर्तित कर दी जाती है। और आप जानते हैं कि इन सभी किरणों का, ये जो सूर्य तप की सभी मात्राएं हैं, पृथ्वी पर आने से पहले इनका परावर्तन हो जाता है, इसलिए पृथ्वी के तापमान में इनका कोई योगदान नहीं होता है। पृथ्वी के तापन में इनका कोई योगदान नहीं होता है, योग नहीं होता है। देखिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि इनका तो अब जितनी आई थी उतनी चली गई, उनका परावर्तन हो गया। अब केवल हम बात करेंगे 65 यूनिट जो उष्मा का होती है, जो अवशोषित कर ली जाती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अवशोषित कर ली जाती है, वायुमंडल द्वारा कितना अवशोषण होता है, पृथ्वी की सतह द्वारा कितना अवशोषण होता है। तो हम सारे डेटा को जो है क्लियर करेंगे। वास्तविकता में जो 14 इकाइयों का इसमें से 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा
14 यूनिट वायुमंडल द्वारा, और इसके बाद बचता है 34 यूनिट। सॉरी, इसके बाद 51 यूनिट ऊष्मा का पृथ्वी द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। देखिए, अब इसमें देखिए आप 51 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है उष्मा, सॉरी 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा उष्मा अवशोषित कर ली जाती है, और इसके बाद जो है 51 यूनिट पृथ्वी द्वारा उष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। ये तो हुआ डाटा। अब इसमें से और हम देखेंगे कि ये जो 51 यूनिट पृथ्वी अवशोषित करती है, इसका क्या होता है। अब देखिए, ये जो पृथ्वी 51 यूनिट उष्मा का अवशोषण करती है, इसमें से पहले तो पृथ्वी की सतह पर जब उष्मा आती है तो 17 यूनिट उष्मा अंतरिक्ष में वापस कर दी जाती है, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती है, तो बचती है 34 यूनिट ऊर्जा। जब पृथ्वी की सतह पर 51 यूनिट ऊर्जा में से जो 17 यूनिट ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा किस अन्य माध्यमों द्वारा, जैसे मान लीजिए अब किसी सतह पर पड़ी या फिर परावर्तन द्वारा पृथ्वी की सतह से भी परावर्तन हो जाता है, तो इसमें से जो है विकिरण द्वारा तमाम तरीके से 17 यूनिट ऊर्जा का पहले तो पृथ्वी की जो सतह से निष्कासन हो जाता है, तो शेष बचता है 34 यूनिट उष्मा। शेष बचती है 34 यूनिट, शेष 34 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष 34 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है उष्मा। अब देखिए वायुमंडल किस प्रकार से अवशोषित करता है। अब देखिए इसमें से इसका डेटा है। अब वायुमंडल जो अवशोषित करता है, देखिए अब इस 34 यूनिट में से 6 यूनिट ऊर्जा जो है देखिए 6 यूनिट ऊर्जा विकिरण द्वारा, और 9 यूनिट ऊर्जा संवहन द्वारा, और 19 यूनिट ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा। देखिए अब यह जो है 6 यूनिट ऊर्जा विकिरण द्वारा जो रेडिएशन होता है, इसमें जो रेडिएशन के लिए जो उष्मा खर्च होती है 6 यूनिट ऊर्जा, यह रेडिएशन के द्वारा खर्च हो जाती है। और 9 यूनिट ऊर्जा संवहन के द्वारा, हवा जब गर्म होती है तो हवा गर्म होती है तो गुप्त उष्मा के रूप में जो है कुछ ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है, तो जो संवहन, जैसे मान लीजिए हवा ठंडी है, जब उसको उष्मा मिलेगी सूर्य तब मिलेगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, इस क्रिया को संवहन कहा जाता है। तो संवहन में 9 यूनिट ऊर्जा की खपत हो जाती है। शेष 19 यूनिट ऊर्जा बचती है, या संघनन की गुप्त उष्मा, या जो है जब संग्रह होता है उसके लिए गुप्त उष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। इस प्रकार से इसका जो है हिसाब क्लियर हुआ। अब देखिए यह उष्मा तो आती है, परंतु अभी उष्मा जाती कैसे पृथ्वी की सतह से है। अब देखिए अब इस 65 यूनिट का हिसाब कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए 65% उष्मा का अवशोषण पृथ्वी द्वारा किया जाता है, इस 14 यूनिट का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब उसके बाद अब देखिए ये सब तो हिसाब हुआ। अब पृथ्वी जितना वापस लौटाती है विकिरण को उसको देखिए।
सबसे पहले 14 यूनिट जो बादल द्वारा, जो उष्मा वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है उसको, और इस 34 यूनिट उष्मा का पृथ्वी क्या कर देती है। जैसे मान लीजिए विकेट द्वारा खर्च हुई, संवहन द्वारा 9 यूनिट खर्च हुई, और 19 यूनिट उष्मा जो है आपकी संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में खर्च हुई। ये जो 34 यूनिट उष्मा है, अब इसमें देखिए 14, ये 14 यूनिट प्लस 34 यूनिट उष्मा जो है पृथ्वी को, कुल मिला के 48 यूनिट हो गया आपका। 4 4 8 होती है 48 यूनिट उष्मा पृथ्वी निकाल अपनी सतह से जो है उसको निष्कासित कर देती है। ये उष्मा जो है पृथ्वी अंतरिक्ष में विकिरण कर देती है। ये 48 यूनिट हुआ। उसके बाद अब देखेंगे, ये तो 14, ये 34 मिला के 48 हो गया। अब और इसके बाद जो है ये 17 यूनिट उष्मा जो पृथ्वी वापस डायरेक्ट अंतरिक्ष में कर देती है, इसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। 48 प्लस 17 यूनिट उसमें पृथ्वी क्या करती है, देखिए 8 7 15 5 4 1 5 6 देखिए कितना हो गया 65 यूनिट। यानी कहने का मतलब ये है पृथ्वी को कितनी उष्मा प्राप्त हुई थी, 65 यूनिट उष्मा का पृथ्वी ने अवशोषण किया था, जिसमें 14 वायुमंडल सोख लेता है और 35 यूनिट जो है पृथ्वी, देखिए, और 35 यूनिट जो फिर वायुमंडल द्वारा, क्योंकि पृथ्वी पर जब पृथ्वी डायरेक्ट 14 यूनिट सोखती है, ये जो है उष्मा जो है, इसके बाद 34 यूनिट उष्मा जो वायुमंडल द्वारा पुनः विकिरण के रूप में, संवहन के रूप में, संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में सोख ली जाती है। तो ये दोनों जो वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है, तो पृथ्वी जो पुनः इसको विकिरित कर देती है, अंतरिक्ष में इसको विकिरण कर देती है। तो 14 प्लस 34 48 यूनिट हुआ। और जो पृथ्वी सीधे सीधे जो पृथ्वी से किरणें टकराती हैं, तो ये सीधे 17 यूनिट डायरेक्ट पृथ्वी द्वारा अवशोषित अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती हैं। इनको अगर जोड़ा जाए तो कुल ऊर्जा कितनी हुई, 65 यूनिट हुई। तो कुल प्राप्त ऊर्जा कितनी हुई, अब देखिए बजट क्या देखें, कुल प्राप्त उष्मा 65 यूनिट पृथ्वी को, और कुल खर्च उष्मा 65 यूनिट। अब हुआ क्या, बजट क्या हुआ, बजट 65 माइनस कुल 65 मिलाकर के क्या है 0 है। इसी कारण अब देखिए, इसी से पृथ्वी का औसत ताप मैनेज रहता है, बना रहता है। यही वजह से, क्योंकि देखिए अब 65 यूनिट उष्मा पृथ्वी को प्राप्त हुई, 65% पृथ्वी ने आप क्या रिलीज भी कर दिया, तो इसका जो बजट हुआ, उष्मा का बजट हुआ 0 हुआ। तो इसका मतलब जिससे पृथ्वी का जो तापीय संतुलन है पृथ्वी पर बना रहता है। और इसके बारे में और आगे थोड़ा और जानेंगे। देखिए आप इस चित्र के माध्यम समझ सकते हैं, जो 100 यूनिट पूरी उष्मा पृथ्वी पे आ रही है ऊर्जा, और 100 यूनिट में से जो है 35 यूनिट जो है पृथ्वी के एल्बिडो के रूप में उष्मा खर्च हो जा रही है। देखिए -6 यूनिट आपको बता चुके हैं हम, वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय प्रक्रियाओं द्वारा 27 यूनिट बादलों द्वारा उत्सर्जित मतलब परावर्तित हो रही है, और 2 यूनिट क्या है जो पृथ्वी की जो हिमाच्छादित सतहें हैं, बर्फ की सतहें, उसे निकाल दी जा रही है, ऊर्जा परावर्तित हो जा रही है। उसके बाद ये देखिए 14% ऊर्जा, जब क्योंकि अब बची 65% उष्मा, 65% उष्मा में से अब पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्मा में 14 ये यूनिट उष्मा होती है, यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। उसके बाद आता है पृथ्वी पर बचता है 51 यूनिट। तो जो 51 यूनिट ऊर्जा आती है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि 17 यूनिट उष्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही क्या मतलब जैसे आती है पृथ्वी के धरातल पर, पुनः इसका निष्कासन हो जाता है, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। 17 यूनिट माइनस लेस हो गई। उसके बाद बची आपकी 34 यूनिट ऊर्जा, और 34 यूनिट उष्मा जो है पृथ्वी से जैसे धरातल पाती है उसका वायुमंडल अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। फिर पुनः जब वायुमंडल 14 और प्लस 34 यूनिट उष्मा का अवशोषण करता है, तो अभी मिलाकर कुल अगर जोड़ेंगे तो 48 उष्मा क्या कर देता है वायुमंडल में या अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है 48 यूनिट। तो आप 17 और 48 को जोड़ेंगे कितना होगा -65 यूनिट। आपका उष्मा कितनी हो जाएगी -65 यूनिट। प्राप्त कितनी हुई थी +65 यूनिट। ये दोनों करके कितना हो गया 0 हो गया। यही क्या उष्मा बजट है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर उष्मा बजट का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ और उसके निष्कर्ष पर चलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है आखिरकार, देखिए अब इसके निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इसके निष्कर्ष के तौर पर एक बात यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि यह जो हम उष्मा का बजट का कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसके को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। लगभग जितने विद्वान हैं, मान लीजिए कुछ अन्य अलग अलग विद्वान हैं, त्रिवार्ता के अनुसार अलग है, और कुछ अलग अलग विद्वान अपने तरह से अलग अलग उष्मा बजट को प्रदर्शित किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह इसका जो सिस्टम होता है, यह मानव हस्तक्षेप रहित, मानव हस्तक्षेप रहित आदर्श परिकल्पना है। देखिए, जबकि वास्तविकता कुछ और है। कहने का मतलब यह है कि यह जो हम उष्मा बजट के बारे में चर्चा किए हैं, यह उष्मा बजट जो मानव हस्तक्षेप रहित, कहने का मतलब यह है कि जब मानव कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो पृथ्वी का जो सूर्यताप आता है, सूर्यताप के वितरण में जब किसी प्रकार का जब क्योंकि आता है, बट आप जानते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे काट लिए वनों का विनाश किया जा रहा है, और अधिक मात्रा में गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक परत जम जा रही है, वायुमंडल में बन जा रही है, और जिससे पृथ्वी पर जो सूर्यताप की किरणें लघु तरंग दर के रूप में तो आती हैं, परंतु दीर्घ तरंग दर के रूप में जब उन किरणों का पुनः जो है विकिरण होता है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत होती है, इसको वापस लौटा देती है, इसको परत विकृत कर देती है, इसको परत विकिरण कहा जाता है। जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो आप पढ़े हैं उष्मा बजट के बारे में, यह मानव हस्तक्षेप रहित आदर्श परिकल्पना है। वास्तविकता इसकी कुछ और है। इसमें हमें वास्तविकता के बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए, अब इसमें होता क्या है, मानव जनित गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वनों का विनाश हो रहा है, जिससे वन अधिकतम वन का कार्य किया जाता है। वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष अधिकतम से अधिकतम सौर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करने के बाद उसका बायोमास एनर्जी में परिवर्तन करते हैं, तो जिससे पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त हो पाती है, जिससे पृथ्वी की सतह कम गर्म हो पाती है, जिससे ऊष्मा का विकिरण कम हो पाता है। और अब वनों का विनाश हो जाने के कार्बन सिंक का रूप में कार्य करते हैं, वन कार्बन का अवशोषण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब कार्बन का अवशोषण वन करते हैं, उस दशा में कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर जो है, जितना होना चाहिए वायुमंडल में, इसकी मात्रा सामान्य होना चाहिए, सामान्य बनी रहती है। तो जब ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, तो इसके बाद कहने का मतलब ये है, देखिए तब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, और जिससे जो पृथ्वी का औसत तापमान बना रहेगा। परंतु मानव जैसे गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक हो जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक हो जा रहा है, जिससे प्रतिविकिरण की दर बढ़ जा रही है, और प्रतिविकिरण की दर बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है मानव जीवन में। तो कहने का मतलब, मानव गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ेंगी, मनुष्य वनों की कटाई करेगा, मनुष्य अधिक से अधिक जैव ईंधनों का प्रयोग करेगा, इसमें जो है धुआं निकलेगा। जैसे अभी उदाहरण तौर पर आप देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से, या फिर अन्य जगहों पर भी मान लीजिए जहाँ पर गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद फसलों को खेत में जला दिया जाता है, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जो जाकर एक वायुमंडल की एक परत में जाकर जम जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, वायुमंडल में एक CO2 की परत जम जाती है,
आप जानते हैं CO2 एक कौन सी गैस, CO2 एक भारी गैस है। इसका जालक बहुत महीन होता है, इसका जालक जो है बहुत महीन होता है, परंतु सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है लघु तरंग की होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत लो होती है या महीन होती है, इसको तो पार कर जाती है। अब पार तो कर जाती है, बट जब पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी का तरंग दीर्घ होता है तो इसको पार नहीं कर पाती है, ये पुनः पृथ्वी पर चली जाती है। इस घटना के कारण इसको प्रतिविकिरण कहा जाता है, प्रतिविकिरण कहते हैं। इस वजह से जो पुनः पृथ्वी पर चली जाती है, क्योंकि इसको अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए था, कि जितना मात्रा में ऊष्मा आती है अगर ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती तो उसमें बजट की संकल्पना जो है, जीरो बजट की संकल्पना सही हो जाती, सार्थक हो जाती। परंतु जो है यह ऊर्जा जितनी आई थी उतनी, परंतु गई तो कुछ मात्रा में गई, बट कुछ मात्रा में ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर वापस लौट कर चली जाती है। इससे पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी होती है, पृथ्वी का औसत ताप बढ़ रहा है। इसी पृथ्वी का औसत ताप बढ़ जाने की वजह से बहुत सी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो बर्फ का जो पिघल रहे हैं ध्रुवों पर, उसी घटनाएं, समुद्र का जलस्तर इससे बढ़ रहा है, इससे बहुत सारी जो है समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं। तो हम कहने का मतलब सीधा है कि जो उष्मा बजट है, यह उष्मा बजट जो है एक मानव हस्तक्षेप रहित पर्यावरण की एक आदर्श परिकल्पना है। इसको जो वास्तविक जगत में अगर सही माना जाए तो नहीं, मतलब लगभग के ना के बराबर इसको देखा जाएगा। तो वास्तविक जगत की यह एक आदर्श परिकल्पना है, केवल आदर्श ही रहती है। वास्तविक जगत में ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब इसका कुछ और होता है। तो बस यहीं पर हमारा लेक्चर अब समाप्त होता है आज का। अपने अगले टॉपिक में हम बात करेंगे तापमान के बारे में और तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। बस हमारा टॉपिक यहीं तक है, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप जो है शायद हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, शायद मान लीजिए चाहे UPSC हो या फिर नेट JRF की परीक्षाएं हैं, तो हम अगले सेशन में, जो अगले टारगेट में हम इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ तक आप हमारा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।